मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रांजल, कैसे हो? सर ठीक, थैंक यू। और प्रांजल, मैंने आपका रिज्यूम तो पूरा देख लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें बताओ मुझे आपके बारे में जो आपके रिज्यूम में नहीं है। व्हेन आई इन यंगर एज, मैंने मैथमेटिकल एबेकस में मैंने स्टेट विनर था एज अ फर्स्ट प्राइज होल्डर। ओके। सो एंड उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहा इस चीज़ में। एंड देन थोड़ी सी हॉबीज़ लाइक मेरे को टूरिंग टूरिज़्म और इन सब में शौक है थोड़ा घूमने सा। फिरने का शौक घूमने है फिरने आपको? का शौक है मुझे ओके। थोड़ा। ओके, गुड प्रांजल। तो मैंने आपका रिज्यूम देखा। आप लास्ट 6 मंथ से एक कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर थे और आपने अपने रिज्यूम में ये भी लिखा है कि आप 6 मंथ्स एज अ फ्रीलांसर फ्रंट एंड डेवलपर थे। तो प्रांजल, आप मुझे एक छोटा सा डिफरेंस बताइए कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या फ़र्क है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में? सर फ्रंट एंड एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी यूज़र अपनी वेबसाइट पर आता है तो उसको किस टाइप की डिज़ाइनिंग वेबसाइट की दिखती है, जो चीज़ें यूज़र देख सकता है वो अपना फ्रंट एंड के पार्ट में आता है। और जो चीज़ें यूज़र नहीं देख पाता है वो अपना बैक एंड में आता है। जैसे कि कोई यूज़र अपना फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका डेटा किस तरीके से अपने डेटाबेस में या कहाँ पर स्टोर हो रहा है, जो यूज़र नहीं देख पा रहा है वो अपना बैक एंड के पार्ट में आ जाता है। ओके, ग्रेट प्रांजल। तो मुझे ये बताओ कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, क्या उसको बैक एंड की नॉलेज होनी ज़रूरी है? सर एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको थोड़ी सी नॉलेज बैक एंड की भी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अपन बना रहे हैं अपनी जो वेबसाइट उसको थोड़ा सा किस तरीके से बैक एंड वाला उसके साथ प्ले ऑन करेगा, या फिर उसको कौन कौन सी चीज़ की नीड है अपनी फ्रंट एंड के थ्रू वो अपन को उसमें इंटीग्रेट करानी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लें तो जैसे कि अपन फॉर्म्स कोई चीज़ इंटीग्रेट करा रहे हैं तो फॉर्म्स में क्या होता है कि एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है, जो बैक एंड डेवलपर जो डेटा लेकर आएगा वो कहाँ से लेकर आएगा उसको भी तो पता होना चाहिए। तो अपन वहाँ पर बैकएंड के लिए अपन नेम एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। तो थोड़ा सा तो ये तो चीज़ जो है वो बैक एंड डेवलपर खुद ही कर सकता है। तो मतलब फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो अगर ये ना करके दे तब भी चल सकता है ना? नहीं सर, अगर ये चीज़ ना करके दे तब ये चीज़ वर्क करेगी, बट क्या होता है कि ये चीज़ थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। अगर मैं उस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ पहले से ही सारी चीज़ें बना कर रखूँगा, क्योंकि फ्रंट एंड जो अपना बैक एंड डेवलपर है वो चीज़ क्या करेगा, बस उसको लेकर आ जाएगा। अगर वो चीज़ उसमें लगाने बैठेगा तब वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग हो जाएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग वेबसाइट खिंचती जाएगी। ओके, देखो वैसे प्रांजल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, बट अगर आप एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर ये चीज़ करते हो तो एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है कि आप कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे लगा के दे रहे हो जो बैक एंड डेवलपर को ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप करते हो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी इम्प्लीमेंट करते हो देन ऑल्सो इट इज़ ओके। चलिए कोई बात नहीं, अपन थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि जो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स होती है, ओके? उनमें ये जो स्टैटिक वर्ड है या ये जो डायनामिक वर्ड है, वो रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है? एक्चुअली क्या बताना चाहता है स्टैटिक वर्ड या डायनामिक वर्ड? सर लाइक वेबसाइट जो होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट एंड एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि जो भी कंटेंट और जो भी अपनी इमेजेस हैं वो थ्रू आउट हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले आगे की टाइम्स में। अब जैसे कि अगर अपन डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में क्या होता है, अपना कंटेंट अपनी इमेजेस रेगुलर बेसिस पर चेंज होती रहती है। जैसे कि मैंने कोई अपना ब्लॉग लिखता हूँ या फिर मैं कोई भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट लेकर आता हूँ तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो डेवलपर है या फिर जिसके लिए वो वेबसाइट बनी है वो रेगुलरली उस चीज़ को अपडेट करता रहता है। जैसे कि कोई नई न्यूज़ आई तो वो न्यूज़ में क्या हो रहा है, नया कंटेंट आ रहा है, नई इमेजेस आ रही है या फिर नया ब्लॉग आते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी अपनी डायनेमिक चीज़ें बार बार चेंज होती जा रही है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में वेबसाइट में अपनी इमेजेस और अपना कंटेंट चेंज नहीं होगा तो वो अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स हो गई, एंड डायनेमिक वेबसाइट्स में अपना कंटेंट और अपनी इमेजेस रेगुलर बेसिस पर चेंज होती रहती हैं। ओके। तो क्या सिर्फ़ इमेजेस ही चेंज होती है या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है चेंज होने में? मतलब उस वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया या फिर उसकी इमेजेस कंटेंट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कुछ भी चीज़ों में चेंजेस आ जाता है तो वो एज अ डायनेमिक में काउंट होने लग जाती है। ओके। देखो जनरली वेबसाइट में लेआउट चेंजेस तो नहीं होते हैं, क्योंकि लेआउट चेंज होने का मतलब तो ये हो गया कि आपने कोई ब्लॉग बताया था, अब उस ब्लॉग में जो इमेज सेक्शन था उसके नीचे कंटेंट सेक्शन था। अब लेआउट चेंज का मतलब तो ये हो गया कि आपने डायनेमिकली उस लेआउट को भी चेंज कर दिया। देखिए होता है ये वेबसाइट्स के अंदर कि लेआउट्स चेंज होते हैं, मतलब ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आपने सुने होंगे जिनमें लेआउट्स भी चेंज होते हैं। बट हम लेआउट चेंज कंसिडर ना करके हम लोग ये बोल देते हैं कि ठीक है, इमेजेस और
वीडियोस या उसके जो भी कंटेंट है, जो भी एसेट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो प्रांजल कुछ आइडिया आपको HTTP के बारे में है कि HTTP क्या होता है? सर मेरे को इसका इतना इन डेप्थ में नहीं आइडिया पता है, मतलब इसका इन डेप्थ में इतना आइडिया नहीं है कि, बट इसका ये है कि ओवरव्यू कि जो HTTP है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो ब्राउज़र से सर्वर के बीच में रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का काम करता है। ओके, ग्रेट। जब एक डेवलपर, मतलब जब एक इनिशियल स्टेज में कोई फ्रंट एंड डेवलपर बनने जाता है, तो कौन कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज है? ये जब किसी हम फ्रंट एंड डेवलपर की अगर बात करते हैं जो कि एक फ्रेशर है, तो कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज है जो उसे आनी ही चाहिए? सर जो कोर टेक्नोलॉजीज रहती हैं वो सबसे पहले रहती है आपकी HTML एंड देन उसके बाद में CSS। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, और मतलब कि उसमें कौन सा कलर कोड एंड ऑल द अदर थिंग्स, मतलब क्या क्या लेआउट रहना चाहिए, ये चीज़ रहता है। और उसके बाद में जो भी चीज़ है, मतलब जैसे मैंने कोई वेबसाइट होस्ट करी, तो हर के पास एट प्रेजेंट लैपटॉप नहीं रहता, तो वो क्या करता है, जिसके जो भी डिवाइस उसके पास अवेलेबल होता है, जैसे कि मोबाइल हुआ या टैबलेट हुआ, तो वो उसके अंदर ओपन कर लेता है। तो आपके लिए आपको हर चीज़ रिस्पॉन्सिव वे में आपको बना के रखनी पड़ती है। तो आपके लिए मीडिया क्वेरी रहती है, और साथ में अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हो जैसे, तो आपको नहीं लगता कि एक फ्रंट एंड डेवलपर को कोर टेक्नोलॉजी में जावास्क्रिप्ट भी ऐड करनी चाहिए? मतलब सिर्फ HTML CSS क्यों, जावास्क्रिप्ट भी यस सर, जावास्क्रिप्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इवेंट हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है। तो वहाँ पर भी आप रोल प्ले करती है कि मैं मीडिया क्वेरी वगैरह इंप्लीमेंट कर ली, उसके बाद में कि मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, कुछ इवेंट ट्रिगर होने चाहिए, तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिकली जो एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बिगिनर भी हो चाहे चाहे वो फ्रेशर हो, जैसे चाहे 6 मंथ्स 1 ईयर एक्सपीरियंस भी हो उसे, लेकिन उसे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो किस टाइप की लैंग्वेज है? मतलब कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग किस चीज़ में कंसिडर कर सकते हैं? क्या वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या उसे हम लोग स्टाइल शीट लैंग्वेज बोल सकते हैं, या हम उसे एक मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हैं? किस चीज़ में हम जावास्क्रिप्ट को कंसिडर कर सकते हैं? सर जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अपन अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं, और साथ साथ में ये एक तरीके की थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें अपन अपने लॉजिक्स लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप्स, कंडीशनल्स और ये सारे स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। और साथ ही साथ में ये एक तरीके की मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है, इवेंट हैंडलिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें अपन किसी चीज़ पे क्लिक करने पर कुछ इवेंट ट्रिगर करवाते हैं। और साथ ही साथ में मैनिपुलेटिंग इसलिए है क्योंकि अपन ये चीज़ मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, कि कभी किसी चीज़ पर अपन होवर करा या क्लिक करा, तो उसको मैनिपुलेट करके कुछ और चीज़ अपन को शो अप कर दे। मैनिपुलेशंस का मतलब ये है ना कि डॉम में चेंजेस लेके आना। तो डॉम के बारे में कुछ आइडिया है आपको? डॉम क्या होता है? सर लाइक डॉम जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी अपना जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर वो चीज़ व्यू हो रही है यूज़र के थ्रू, वहाँ पर उसमें जो भी चेंजेस कराते हैं अपन, वो अपन को यूज़र को शो हो। ये सूडो क्लासेस क्या होती है प्रांजल? सूडो क्लासेस के बारे में सुना है आपने? यस सर, सूडो क्लासेस CSS का एक पार्ट है। अपन इसको मैं कोई क्लास आईडी या टैग नहीं बोलूँगा। सूडो क्लासेस एक तरीके की सिलेक्शन बेस्ड क्लासेस बोल सकते हैं, जिसमें मैं डायरेक्ट टैग्स को ट्रिगर करता हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट टैग को टारगेट कर कर अपना काम करवाता हूँ। कि मतलब अगर बहुत सारे टैग्स हैं एक पेज के अंदर, तो मैं अलग अलग क्लासेस या आईडी न देकर मैं उसको डायरेक्ट टैग को बता दूंगा कि जितने भी टैग्स हैं वो सारे ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो करें। और उसके बाद में अपने पास में जैसे कि होवर है, एक्टिव है, लिंक है, विजिटेड है, जो एंकर टैग के लिए मेनली काम आते हैं, और ये सारे अपने सूडो क्लासेस के अंदर आते हैं। ओके। जो UI और UX होता है, कभी इसके बारे में सुना है आपने? UI UX क्या होता है? सर एक्चुअली इसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ इसका ओवरव्यू पता है। जैसे कि UX जो होता है वो यूज़र एक्सपीरियंस होता है। अपन जो चीज़ें बनाते हैं वो UI के ऊपर होता है, यूज़र इंटरफेस। तो इसका इतना तो एक जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो मतलब अगर उसको UI UX ना आता हो तो भी क्या वो फ्रंट एंड डेवलप कर सकता है? मतलब आपको अगर UI UX के बारे में आइडिया नहीं है तो कभी आपको प्रॉब्लम आई है फ्रंट एंड डेवलप नो करते सर। हुए? नहीं आएगी, ग्रेट।
एक और क्वेश्चन था प्रांजल मेरा कि जावास्क्रिप्ट को जो हमने अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में बात की, तो क्या मैं जावास्क्रिप्ट को सिर्फ क्लाइंट साइड पे यूज़ कर सकता हूँ या मैं सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकता हूँ? सर जावा स्क्रिप्ट को अपन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। क्योंकि क्या है कि नोड जेएस जो एक फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट का, वो एज अ सर्वर साइड पे भी यूज़ किया जाता है। उससे ओके। अपन थ्रू एपीआईज एंड अदर थिंग्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग सर्वर साइड पे यूज़ कर सकते हैं, बट नोड जेएस इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क। नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? तो कभी आप इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, अभी तो आप फ्रेशर हैं, बट जब जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप रिएक्ट या एंगुलर की तरफ जाएंगे, तब आपको ये जो चीज़ें हैं, नोड में जो चीज़ें सीखी होगी आपने, या जो ये जो बेसिक्स हैं, आपको वो बहुत काम आएंगे, आपको बिहाइंड द सीन वर्किंग्स समझ में आएगी। तो प्रांजल मुझे ये बताइए कि आपको लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बारे में कुछ डिफरेंस पता है, या कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आपने कभी यूज़ किए हैं? यस सर, लाइब्रेरीज क्या होती है जिसमें अपने बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए होते हैं, एंड देन अपन उन फंक्शंस को अपन कॉल करते रहते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अपना जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो चीज़ पहले बनी हुई है मेरे पास में, मैं उनको बस डायरेक्ट कॉल करूँगा। और उसके बाद में जैसे अपन फ्रेमवर्क्स की बात करें, फ्रेमवर्क्स क्या होता है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई होती है, एंड देन अपन उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो कोई लाइब्रेरी और एग्जाम्पल फ्रेमवर्क का एक एक बताइए, कोई एक फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल और एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मैं लाइब्रेरी का एग्जांपल लूँ, तो अपने पास jQuery एक लाइब्रेरी है। ओके। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनी हुई हैं, बस उनको अपन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अपने पास चीज़ें बनी हुई हैं। और अगर अपन फ्रेमवर्क की बात करें, फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम बूटस्ट्रैप है। वो क्या है कि अपने पास ये सारी चीज़ें बनी हुई है, एंड देन उसको अपन अपने इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके। जो जावास्क्रिप्ट है प्रांजल, उसके अंदर हम लोग जो दिस कीवर्ड आपने कभी सुना होगा अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये दिस कीवर्ड क्या होता है, मतलब दिस कीवर्ड कैसे यूज होता है या क्यों यूज होता है? दिस कीवर्ड जो है वो एक तरीके का किसी भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में रेफरेंस अपन को देता है। ओके। कि है ना, मैं किसी भी चीज़ को मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कोई बटन है और ऐसे मेरे पास 5 to 6 बटन्स हैं, तो मैं उसमें हर पर जाके एक इंडिविजुअल फंक्शंस नहीं लगाऊंगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन दिस का यूज़ करते हैं कि मैं पर्टिकुलर उस बटन की ही बात कर रहा हूँ, मैं उस बटन के रेफरेंस पर मैं कुछ चीज़ ट्रिगर करवाना चाहता हूँ। तो ये जो बटन होता है ना, बटन तो एक HTML टैग है, फिर उसमें दिस कैसे यूज हो रहा है, मतलब ये चीज कैसे रिलेट हो पा रही है? कुछ आपको इस चीज के बारे में आइडिया है? जैसे कि HTML जो है उसमें हम लोग दिस यूज कर रहे हैं, और वो जो है वो एक ऑब्जेक्ट के जैसे, जैसे आपने कहा कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है दिस, तो बटन कैसे कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है कि दिस उसका रेफरेंस बन जाए? कुछ सर इसके बारे यहाँ में पर idea? ऑब्जेक्ट यानी कि मैं किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई बटन है, तो मैं अगर वही बटन में सेम फंक्शन कॉल कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर उस दिस लगा दूंगा। दिस लगाने से क्या होगा कि मेरे को उस ऑब्जेक्ट का मतलब उस जो बटन है उसका रेफरेंस पता लग जाएगा कि मैं उस पर्टिकुलर उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली ये जो है वो कंसेप्ट है डॉम का। डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे क्या बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये उस तरीके से काम करती है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपने कभी जावास्क्रिप्ट में NaN प्रॉपर्टी के बारे में सुना है? NaN। यस सर, NaN होता है नॉट अ नंबर की। फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो जैसे कि मैंने यूज़र से कोई नंबर लिया और मैं चाहता हूँ कि वो जो नंबर दे रहा है वो एज अ नंबर ही मेरे को मिले, एज अ स्ट्रिंग नहीं मिले, क्योंकि वो जो मेरे को देगा वो एज अ स्ट्रिंग मिलेगी। तो वो मेरे को क्या होगा कि वहाँ पर मेरे को अनडिफाइंड शो कर देगा अगर मैं उसको नंबर के तौर पे लेता हूँ। तो कोई ऐसा फंक्शन जावास्क्रिप्ट का जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यूज़ होता है, जो नॉट अ नंबर को चेक कर सके? सर इज NaN है। ओके। तो वो क्या करता है कि वो नंबर को एज अ वो डीपली चेक करता है कि मतलब अगर वो नॉट अ नंबर है तब तो वो फॉल्स प्रेजेंट कर देगा, अदरवाइज वो ट्रू देगा अपन को। ओके ग्रेट। तो एक और क्वेश्चन था मेरा इसी चीज़ को लेकर, कि जब हम लोग नॉट अ नंबर चेक करवा रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है, मतलब हम यूज़र से
ऐसी कौन सी सिचुएशन में या ऐसा कौन सी जगह पर हम डेटा लेंगे कि वहाँ चांसेस हैं कि स्ट्रिंग ही आएगी? आप समझ रहे हैं मेरे क्वेश्चन को कि हम नॉट अ नंबर क्यों चेक करें? मतलब अगर यूजर ने 2 डाला है तो 2 इज अ नंबर, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि वो नॉट अ नंबर को हम लोग चेक करवाएं? मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यूजर 2 डालेगा तब भी वो स्ट्रिंग के जैसे जाएगा? फॉर एग्जांपल किसी की ईमेल आईडी हुई, तो वहाँ पर क्या होता है, ईमेल आईडी में कैरेक्टर्स भी होते हैं प्लस नंबर्स भी होते हैं किसी की ईमेल्स में। तो वहाँ पर मैं जो चीज़ लेकर आ रहा हूँ वो एज अ स्ट्रिंग आनी चाहिए। अगर वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डालता है तो वो मेरे को नंबर के तौर पे मिले। जैसे सपोज हमने कोई एज के लिए बॉक्स बनाया, ठीक है, अब उसमें मैंने यूजर को बोला अपनी एज इनपुट करने के लिए, तो यूजर अपनी एज डालेगा 28, ठीक है। तो अब क्या हमें नॉट अ नंबर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? यस सर। एक इनपुट बॉक्स है जिसमें यूजर ने अपनी एज डाली है फॉर्म पे, तो क्या हमें नॉट अ नंबर फंक्शन की जरूरत पड़ने वाली है? नॉट अ नंबर की नीड उस टाइम में नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपन को डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर वहीं पर ही गलती से उसने कोई कैरेक्टर इनपुट करवा दिया तो वहाँ पर वो अपन को बता देगा कि ये NaN है, यानी कि नॉट अ नंबर है। ओके, तो सपोज जैसे यूजर ने 28 डाला और मैं उस 28 पर 28 प्लस 3 लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिखा, जो यूजर ने डेटा डाला वो मैंने उठाया, प्लस 3 लिखा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 28 जो यूजर ने इनपुट में डाला था वो मैंने वहां से पिक किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, आई एडेड 3 टू दैट, प्लस किया, मैंने ऐड नहीं किया, प्लस लिखा और 3 किया, तो रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा? सर इस बारे में अपन कॉन्केटिनेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉन्केटिनेशन में अपन एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स के साथ ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी नंबर के साथ अपन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो एज ए स्ट्रिंग मेरे पास आ रही है। तो वहाँ पर जो आया 28 2 8 और 3 मेरे को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग प्लस उसने अपने नंबर करा है। अगर मैं यहाँ पर NaN डालता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि वो मेरे को बता देगा कि ये पर्सनली चेक करेगा डेटा टाइप को कि ये नंबर है या नहीं है। अगर ये नंबर नहीं होता है तब तो ये मेरे को 283 मिलेगा, और अगर नंबर होता है तो 28 प्लस 3 31 मिलेगा। बट 28 तो नंबर ही है ना, तो NaN को तो यही लगेगा कि 28 जो आया है यूजर के थ्रू वो एक नंबर आया है। तो हम उस नंबर को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब जो स्ट्रिंग आई है ना, 28 इज ए स्ट्रिंग, डबल कोट या सिंगल कोट में आया है, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक नंबर में। मतलब जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको मैं एक्चुअली एक नंबर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं एडिशन करवा सकूँ उस पर। सर इसके लिए अपने पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसका नाम है parseInt। वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को चेक करता है। वो जो चीज़ आ रही है, जैसे इसका नाम है parseInt, तो ये इंटीजर के रिगार्डिंग चेक करेगा जो चीज़ आ रही है वो इंटीजर है या नहीं है। नहीं प्रांजल, एक्चुअली वो इंटीजर चेक नहीं करेगा, वो इंटीजर बना के देगा हमें, रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। सपोज मेरे यूजर ने 28.5 डाला है, तो मुझे कौन से फंक्शन को यूज करना चाहिए? सर वैसे अपने पास parseInt के साथ में अपने पास parseFloat भी है, तो अपन उस चीज़ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरा कोई यूजर 28.5 डालेगा, कोई 28 ही डालेगा, तो उस केस में मुझे पार्स फ्लोट लगा के रखना चाहिए, प्लस पार्स इंट लगा के रखना चाहिए? सर बेटर रहता है कि अपन parseFloat यूज़ करें, क्योंकि अगर कोई भी नंबर ऐसा डालता है जिसमें पॉइंट के डेसिमल के बाद में कोई डिजिट हो, तो और अगर कोई होल नंबर डालता है जैसे 28, तो बेसिकली वो 28.0 हो गया, तो यहाँ पर parseFloat काम आएगा। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में कभी सुना है प्रांजल आपने? जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर्स? यस सर, ये एक तरह के अपन कंडीशनल बोल सकते हैं कि उसमें अपन कंडीशन पास ऑन करते हैं, एंड देन उसके बाद में वो अपन को जो भी अपन ने उनको बोला हुआ है कि मतलब जो उनको कंडीशन के ट्रू होने पर क्या चीज़ पास ऑन करनी है वो अपन को वहाँ पर दे देगा। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बंदा है, उसकी एज है 18 प्लस, ठीक है। तो जो टर्नरी ऑपरेटर होगा वो बेटर रहता है। मुझे क्या करना है, मुझे 18 प्लस होने पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। बस मुझे ये करवाना है कि अगर बंदा 18 प्लस है तो यस, और 18 प्लस नहीं है तो नो। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, आप क्या कोड लिखोगे? आप इफ फिर उसके अंदर डेटा डाल के फिर स्ट्रिंग लिखोगे, फिर एल्स बनाओगे, या आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे? सर अगर मेरे पास 2 ही कंडीशन है तब तो मैं टर्नरी यूज, कंडीशन तो एक ही है, उसके बेसिस पे प्रिंटिंग ट्रू फॉल्स पे बेस पे होगी। सर तो फिर मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करवाना है, और अगर कम है तो मैं क्या प्रिंट। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी आपके सामने जब आप टर्नरी को ना यूज करके इफ एल्स पे जाओगे?
सर इस टाइप में जैसे कि मेरे पास कोई बहुत सारे नंबर्स आए हुए हैं और उनको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब तो मैं अपने इफ एल्स पर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मोर देन वन कंडीशंस हैं। अदरवाइज अब कंडीशन एक ही है प्रांजल, हमारे पास कंडीशन तो एक ही है। जो डिफरेंस है ना वो ये है कि पहली बारी कंडीशन जो थी उसमें एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना था, दूसरी बार जो कंडीशन है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो पहली वाली कंडीशन में आपने बोला कि आप सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज कर लेंगे कि चलो टर्नरी यूज कर लेते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट जब यूज करना है, मतलब एक लाइन नहीं प्रिंट करनी, कंडीशन ट्रू होने पे 4-5 करना है, ये बहुत बड़ा लॉजिक चलाना है, तब आप टर्नरी पे जाएंगे या इफ एल्स पे जाएंगे? सर उस टाइम मैं इफ एल्स पर जाऊंगा। ओके। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन कोई क्लॉक की बात करें कि अगर मॉर्निंग है तो इतने से इतने टाइम पर मेरे को मॉर्निंग विश होना चाहिए, अगर इतने से इतने टाइम पर है तो मेरे को आफ्टरनून विश होना चाहिए, और अगर आफ्टर 4 है तो मेरे को इवनिंग विश होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर मोर देन 1 and 2 कंडीशन है। आपके अकॉर्डिंग जो नेस्टेड इफ एल्स होते हैं ना, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स और फिर उसके अंदर इफ एल्स, तो क्या उनकी जगह टर्नरी ऑपरेटर्स को रिप्लेस किया जा सकता है? मतलब उसकी जगह टर्नरी से काम करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है? सर उसके साथ में अपन टर्नरी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक नहीं, उसके साथ नहीं, हमें बिल्कुल उसकी जगह करवाना है, मतलब उसको रिप्लेस कर देना है। मैं इफ एल्स लगाऊंगा ही नहीं, मैं पूरा टर्नरी ऑपरेटर लगाना चाहता हूँ। सर तो उस टाइम में मैं अपना इफ एल्स ही यूज़ करूँगा, क्योंकि नेस्टिंग करने के लिए अपन इफ एल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं उस रिगार्डिंग। बट नहीं, प्रेफरेंस तो आप अपने कोड को आप अपने तरीके से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या कोई डेवलपर ये चाहे कि मैं इफ एल्स ना लिखूं, मैं जो है वो अपने टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर लूं? सो इज इट फिजिबल कि वो इफ एल्स ना लिखे और टर्नरी करे तो भी सेम काम करवा सकता है वो? मतलब वो नेस्टेड जो है वो सेम चीज यहाँ इंप्लीमेंट हो पाएगी, क्या ये पॉसिबल है? सर जैसे कि अभी अपने बात करी थी कि टर्नरी होता है वो सिंगल कंडीशन पे वर्क करता है, तो यहाँ पर अगर मैं टर्नरी यूज़ करूँगा तो मैं सिंगल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और नेस्टिंग के लिए टर्नरी थोड़ा सा देखिए प्रांजल, जो नेस्टिंग जब हम करवा रहे हैं ना, तब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इफ एल्स यूज़ करें, हम टर्नरी को भी यूज़ कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि उस डेवलपर की कितनी एबिलिटीज़ है, उस डेवलपर ने कितना अच्छे से स्किल्ड कर रखा है उस चीज़ को कि वो नेस्टिंग में भी टर्नरी यूज़ कर ले रहा है। क्योंकि नेस्टिंग में भी क्या होता है कि एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है हमें, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और वो स्टेटमेंट कितना भी बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो जो सीडीएन्स होते हैं, जो सीडीएन आपने अगर वर्ड सुना होगा कभी, तो ये सीडीएन्स क्या होते हैं? सीडीएन्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? कुछ आइडिया है इनके बारे में आपको? सर CDN लाइक का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जिसमें कि क्या होता है कि सारा का सारा फाइल्स का जो भी वर्क होता है वो एक सर्वर पर अपलोडेड होता है, जिससे कि जब भी मेरे को वो चीज़ लेकर आनी होगी तो मैं उस सर्वर का एक पर्टिकुलर लिंक होगा जहाँ पर वो फाइल स्टोर है, मैं वहाँ से वो लिंक लेकर अपने एडिटर के अंदर लगा दूंगा, जिससे कि जो भी चीज़ होगी मैं सर्वर के एंड से मैं गेट कर पाऊंगा। तो कुछ डिफरेंस है, मतलब कोई फ़ायदा है मेरा सीडीएन यूज़ करने का? मैं अगर नॉर्मल किसी फाइल को अपने फ़ोल्डर में, लोकल फ़ोल्डर में रख के अटैच करूँ, या मैं सीडीएन से अटैच करूँ? इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स? सर CDN जो होता है वो बेसिकली सर्वर के एंड से मेरे को ये चीज़ ला कर देता है, बट मैं जो हूँ मैं बेसिकली फ़ाइल्स को अपने फ़ोल्डर के अंदर ज़्यादा अगर अपन रखते हैं, मगर उन फाइल्स को अगर अपने उसमें रखते हैं तो जो वेबसाइट्स होती है वो वेबसाइट की थोड़ी क्वांटिटी हैवी हो जाती है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसको अपने CDN के थ्रू अपन ले लेते हैं, जिससे कि जो अपनी जो कोड है वो थोड़ा सा, अपना जो फाइल्स है सारी की सारी वो थोड़ी कंप्रेस रहे, जितनी कम अपने पास फाइल रहेंगी उतनी अच्छी अपनी वेबसाइट की स्पीड रहेगी। ओके। एक्चुअली सीडीएन का एक और रीज़न भी होता है, आप इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। सीडीएन्स जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करने में एक दूसरी तरीके से हेल्प करता है, बिकॉज सीडीएन पूरे दुनिया में अपने सर्वर्स फैला के रखता है। क्लाउड फ्लेयर के बारे में कभी पढ़िएगा तो आपको आइडिया लगेगा। सीडीएन के जो सर्वर्स होते हैं या वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो जब भी आपकी वेबसाइट लोड होती है वो अपने नियरेस्ट सर्वर से आपका डेटा उठाती है, सो दैट कि आपका जो पेरेंट सर्वर है उधर से डेटा ना आए, किसी दूसरे सर्वर से डेटा आ जाए, ठीक है? जब हम लोग किसी वेबसाइट को बना रहे हैं, किसी वेबसाइट के लेआउट को बना रहे हैं, उस केस में आप एज अ डेवलपर फ्लेक्स यूज़ करोगे या फ्लोट यूज़ करोगे?
सो नाउ-डेज़ फ्लेक्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये चीज़ पहले से उस चीज़ को कस्टमाइज़ करके अपन को प्रोवाइड करवाती है ओके। कि जैसे कि कोई भी चीज़ अपन लेकर आ रहे हैं, तो अपने पास 2 डिव है, तो दोनों को मैं अगर फ्लैग्स देता हूँ तो वो इक्वल, उसके पेरेंट को अगर फ्लैग्स देता हूँ तो वो चाइल्ड्स को इक्वली डिवाइड करके अपन को हेल्प करेगी। अगर मैं फ्लोट देता हूँ तो मेरे को दोनों के पेरेंट्स के चाइल्ड्स को फ्लोट देना पड़ेगा। अगर मेरी एक ही प्रॉपर्टी से काम हो रहा है तो मैं आगे 2 प्रॉपर्टीज़ और क्यों लगाऊँ? ओके। जब मीडिया क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं प्रांजल, तो मीडिया क्वेरी में क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग हर स्क्रीन के लिए डिविजन्स करें? क्या मैं सिर्फ मोबाइल के लिए डिवीज़न करके और अपनी डेस्कटॉप के लिए डिवीज़न करके छोड़ दूँ, तो मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगी? मतलब तब मेरे टैब पे अगर मेरी वेबसाइट खुलेगी, तो क्या मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी? मैंने एक मेरे फ़ोन के लिए किया है और अब मैंने एक मेरे लैपटॉप के लिए, दोनों के लिए मीडिया क्वेरी लिख दी है और अब मैं अपना टैब लेके आता हूँ, तो मेरी वेबसाइट उधर रिस्पॉन्सिव होगी कि नहीं होगी? सर, आपने जो रिस्पॉन्सिव के लिए कोड किया है वो सिर्फ आपने अपने मोबाइल के लिए कोड किया है, क्योंकि आजकल हर मोबाइल्स के लिए अपनी स्क्रीन का रिजोल्यूशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, नहीं, मैंने अब सिर्फ मेरे मोबाइल के लिए नहीं, मतलब मैंने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के लिए कोड किया है, वो कोई भी मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और मैंने लैपटॉप की स्क्रीन के लिए कोड किया है। ये दोनों के लिए मैंने कोड लिखा है और अब मैं टैबलेट पे चलाना चाहता हूँ। सर, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, वहाँ पर आपका स्क्रॉलर आएगा, क्योंकि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन बहुत बड़ी होती है आपके टैबलेट के अकॉर्डिंग। तो आपने अपने फ़ोन के लिए तो बना लिया, आपने अपने पीसी के लिए बना लिया, बट आपने टैबलेट के लिए नहीं बनाया, तो वहाँ पर आपकी ये रिस्पॉन्सिव फेल होगी। जेक्वेरी के बारे में कुछ आइडिया है प्रांजल आपको? जेक्वेरी क्या है? हाँ सर, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जिसमें ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, जहाँ पर अपने फंक्शंस हैं बहुत सारे। बस अपन को उस चीज़ को लेकर आना होता है और अपन इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं अपने इसमें। ओके। जेक्वेरी की अपनी कोई लाइब्रेरी है क्या, और कोई आपको जेक्वेरी की खुद की कोई लाइब्रेरी? मतलब जेक्वेरी इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इज देयर एनी जेक्वेरी लाइब्रेरी जो जेक्वेरी पे काम करती है? कोई ऐसी लाइब्रेरी जो जेक्वेरी पे काम करती हो? सर, इसके रिगार्डिंग मेरे को जेक्वेरी का कोई आइडिया नहीं है कि इसकी कोई लाइब्रेरी है या नहीं है, बट आई विल गेट टू नो अबाउट इट। देखो, जेक्वेरी की अपनी एक जेक्वेरी यूआई नाम से लाइब्रेरी है, जो कि आपको यूज़र इंटरफेस बनाने में थोड़ा सा हेल्प करती है, बट वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, इसलिए मे बी आपको आइडिया ना हो, क्योंकि बहुत रेयर उसको यूज़ किया जाता है। ओके। प्रांजल, क्योंकि आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपने बीसीए कर रखा है, जो कि अभी आपका रिसेंट ही कंप्लीट हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया है आपको? व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स, जो कि अपन अपने लाइफ्स, अपने जो प्रेजेंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग लेके वर्क करते हैं। अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, एनिमल के अंदर अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे कि काउ, डॉग, ये सारे हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल है वो एक तरह की क्लास है, और काउ, डॉग एंड अदर एनिमल्स जो भी अपने आते हैं वो सारे एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो ऊप्स होता है वो बेसिकली आपके जो क्लासेस होती हैं, जो आपका एनिमल हुआ, आप उसको फिजिकली एक्सेस नहीं कर पाते, आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है प्रांजल, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो क्या जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ सी प्लस प्लस में ही यूज़ किया जा सकता था? नहीं सर, ये जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें अपन बहुत सारे अपने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ कर कर अपन अपनी प्रोग्रामिंग्स के थ्रू अपन इसमें इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ओके। कोई फ्रेमवर्क कभी आपने यूज़ किया है प्रांजल फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, या किसी फ्रेमवर्क को कुछ पढ़ा हो या कुछ भी आपने? क्योंकि आपके रिज्यूम में तो नहीं था, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि किसी फ्रेमवर्क के बारे में कभी आपने पढ़ा हो, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपने कभी सोचा हो कि इस फ्रेमवर्क पे मैं जाना चाहूँगा? जैसे फ्रेमवर्क्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ हमारे एंगुलर की, तो एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, तो आप कौन से फ्रेमवर्क की तरफ या कौन सी लाइब्रेरी की तरफ, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो आप कौन सी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहेंगे? सर, बेसिकली मैंने एक फ्रेमवर्क यूज़ किया था जिसको अपन HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, जैसे कि बूटस्ट्रैप है, वो एक फ्रेमवर्क है, तो मैंने उसको यूज़ किया था, और आगे फर्दर ऑन मैं करना चाहूँगा तो मैं एंगुलर पे करना चाहूँगा। ओके, ठीक है। एंगुलर के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि एंगुलर क्या है? कभी आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया हो या कुछ पढ़ा हो? सर, एंगुलर एक
सिंगल पेज वेबसाइट्स के लिए काम आता है, जिसमें जो डेटा होता है वो सर्वर के एंड से APIs के थ्रू अपने इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड देन उसमें पेज को रिफ्रेश करे बिना अपन अपने यूज़र को एक हाई स्पीड वेबसाइट लोडिंग के लिए करवा। ठीक है, तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रांजल इसी चीज से लेके कि जो API आपने वर्ड यूज किया, इस API वर्ड के बारे में कुछ आइडिया है? सर API लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो कि एक डिफरेंट सर्वर्स पर बिना उसके अपन उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ओके, सो एग्जैक्टली API मतलब कि एक सर्वरलेस एप्लीकेशन के लिए डेटा लाने वाला कोई URL हो गया, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं API के लिए। तो प्रांजल, क्या एक फ्रंट एंड डेवलपर को API बनानी आनी चाहिए? मतलब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपको अगर API बनानी नहीं आती है तो क्या आप एंगुलर पे काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो उसके रिगार्डिंग मेरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को API जो है वो एक बैकएंड डेवलपर बनाकर देगा, और उसको यूज़ करना, मतलब उसको अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना, वो मेरा काम होता है। ठीक है, ओके प्रांजल, इट वाज ग्रेट मीटिंग टू यू, थैंक यू सो मच।